प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। बल्ला तहरीक इंसाफ के पास होगा या नहीं, ये फैसला अब कल पे चला गया है। पहले पेशावर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कल ही ये समाअत होना है, उसके लिए बेंच तश्कील दिया गया है। कल समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली बल्ले का फैसला कल हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला है या नहीं, क्योंकि उसके बाद दिन रह जाएंगे सिर्फ दरमियान में दो और तीसरा दिन वो होगा डिसाइसिव डे, जब आपको अपना निशान इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता है, एक उम्मीदवार ने जमा कराना होता है। आज बैरिस्टर गौहर यही कह रहे थे कि हमारे पास अगर कल फैसला हो जाए तो 2 ही दिन बचते हैं और 2 दिन के बाद फिर हमने अपना निशान जो है वो जमा कराना है, और अगर जमा नहीं कराएंगे तो फिर जाहिर है प्रॉब्लम्स ये होंगे कि सारे उम्मीदवार आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो निशानात हैं वो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास चले जाएंगे और फिर मामला थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद कहीं किसी अदालत से फैसला आता भी है तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि कैसे एक मरतबा प्रिंटिंग को रोक के दोबारा से प्रिंटिंग करवाई जाए। तो बल्ले का निशान का फैसला आइंदा इंतखाबात के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लगता है कि नून लीग के लिए भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और नून लीग भी इस पर नजर जमाए बैठी है कि निशान होगा या नहीं, क्योंकि पिछली मरतबा जब ये निशान वापस तहरीक इंसाफ को मिल गया था इलेक्शन कमीशन से तो उस पर नून लीग के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत तनकीद की थी और कहा था कि ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है जो पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन क्या होने जा रहा है, खुद तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बाकी लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तज्जियाकार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तो इस पर हम बात करते हैं। दूसरा, नून लीग की आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें हैं कि अब ये किसी मंतकी नुक्ते की जानिब बढ़ रही हैं और शायद 7 कौमी असम्बली की सीटों पर सोर्सेज के मुताबिक जो खबरें अब तक आई हैं और जिसकी तरदीद नहीं आई है कि 7 कौमी असम्बली की सीटों पर नून लीग रजामंद है कि हम आपको ऑफर कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर तो आईपीपी चाहती थी कि 13 सीटों पर एडजस्टमेंट हो, लेकिन क्या वो 7 सीटों पर एडजस्टमेंट कबूल कर लेगी और क्या इस तरह कबूल कर लेगी कि जहांगीर तरीन साहब को लोधरा से निकाल के मुल्तान धकेल दिया जाए और जहांगीर तरीन साहब ये मान भी जाएं कि मैं अपना आबाई हल्का छोड़कर कहीं और से इलेक्शन लड़ लूंगा। तो अभी भी कॉम्प्लिकेशंस इस इत्तेहाद में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इत्तेहाद एमक्यूएम के साथ हुआ है उसमें बहरहाल नून लीग की मंशा के मुताबिक उनको NA 242 मिल रहा है और ऐसा लगता है कि वहां पर उस बहस के या उस एक डेडलॉक के का जो नतीजा है वो बहरहाल उसका खात्मा नून लीग के हक में हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार इस स्टूडियोज में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। कामरान खान साहब आपका भी शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले जरा आप ही से मैं जान लेता हूं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्ले का निशान मिल रहा है तहरीक इंसाफ को? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड टू बी ऑन द। बल्ले का निशान जहां तक इसकी बात है तो वो मिलना एक इस वक्त आई थिंक कानूनी और आईनी ज़रूरत है पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, हम इलेक्शन की तरफ गामजन है और आज आई थिंक पेशावर हाई कोर्ट के बेंच में ये बात भी उठाई कि जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो चुका हो तो क्या कोई इस तरह की सब्सटेंशियल तब्दीलियां लाई जा सकती हैं कि नहीं, और उनका असर इलेक्टोरेट के ऊपर और इलेक्शन प्रोसेस पे क्या होगा। अब हियरिंग कल सुबह 9 बजे दोबारा होगी तो ये तो हम देखेंगे कि उसमें और क्या नुकात उठते हैं, क्या सवाल जवाब होते हैं और फैसला क्या होता है। मलिक साहब, एक बैकअप प्लान की बात हो रही थी। एक बैकअप प्लान तो जाहिर है ये था ना कि अगर हाई कोर्ट से नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर कहीं से बल्ले का निशान नहीं होता तो फिर तज्जिए यूं हो रहे थे कि बैकअप प्लान शायद ये है कि किसी और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बनाकर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है इस हवाले से? देखें, ये तो सब बिल्कुल एक पॉसिबिलिटीज हैं जो कि किसी भी सियासी जमात को, सियासी शख्स को इख्तियार करने का हक हासिल है। लेकिन जहां तक बात है बल्ले के सिंबल की, आई थिंक वो इस वक्त बड़ा मुश्किल है जुडिशरी के लिए, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, कि वो किस बुनियाद के ऊपर डिसइनफ्रेंचाइज करेगी इतनी बड़ी पार्टी के सपोर्टर्स को कि उनसे इलेक्शन स्केड्यूल के दरमियान ये निशान ले लिया जाए। सही है। और जहां तक बैकअप प्लान की बात है तो बिल्कुल आई थिंक बैकअप प्लान्स मौजूद हैं। इसका अंदिया हमारे जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग दे चुके हैं। बिल्कुल, सो वो पॉसिबिलिटीज रिमेन और वो एक्सरसाइज बिल्कुल करनी होगी अगर बिल्कुल सही है, कोई फैसला आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ईसा नकवी साहब, ये बताइए
कि क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बल्ले का निशान है या नहीं, या ये फैसला नून लीग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्ले का निशान है या नहीं? इस वक्त नून लीग की जितनी भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन जमा तफरीक नज़र आती है वो तो इसी सूरत में नज़र आती है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। जैसे ही बल्ले के निशान के हवाले से अगर कोई सॉफ्ट चीज़ आ जाती है, आपने देखा नहीं वो जो जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो क्या फरमाते हैं, इरफान सदीकी साहब टेलीविज़न टॉक शोज़ के ऊपर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, एहसन इकबाल साहब, ये ख़ास तौर पे जो एहसन इकबाल और इरफान सदीकी साहब हैं, ये तो इनको कहा जाता है कि वो खुली हैं जिनके ज़रिए नून लीग सोचती है, इनके वो दिमागी खुली हैं। तो अगर इनके दिमागी खुलिये जवाब दे जाते हैं और वो कहते हैं कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, जमात को इजाज़त, तो वो जाहिर है कि इस वक्त जो सियासी हवा है जैसे मर्ज़ी सर्वे करवा लें, असल में तो बात यह है कि पब्लिक जो नून लीग के साथ खड़ी हुई थी फरवरी 2022 तक या मार्च 2022 तक, वो पिछले सवा साल, पौने 2 साल, 1.5 साल के जो इवेंट्स हैं उसमें मुतनफ़िर हो गई है। और अभी भी नून लीग ये नहीं लोगों पर जाकर कन्विंस कर सकी कि ये जो कुछ हुआ है ये शायद हमारी वजह से नहीं हुआ। जो शहबाज शरीफ साहब के दौर का मलबा है वो पड़ा हुआ है, नून लीग के कांधों पर है, वो यूँ समझें कि उनके नीचे दबी हुई हैं। और फिर हैरान कुन तौर पर एक सियासी जमात जो ये दावेदार थी कि हमने 2/3 लेनी है या हमने सादा अक्सरियत लेनी है, वो जमात अभी तक कितने दिन रह गए, 30 दिन रह गए हैं भाई इलेक्शन में। क्या किसी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन याद है कि जो अपने आप को फ्रंट रनर कहती हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो सियासी जमात जलसा ही नहीं कर रही? हो सकता है वो समझ रहे हो कि इस वक्त हमारा कंपटीशन ही किसी के साथ नहीं, हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ है नहीं, पीपल्स पार्टी है नहीं, तो किससे इलेक्शन लड़ेंगे वो? अगर कंपटीशन उनका लोगों के साथ कंपटीशन पड़ा हुआ है ना, आप ये देखें, अगर उनका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है, अगर लोग उनके साथ खड़े हैं, अगर 8 फरवरी को उन्हें वोट पड़ना है, तो आप चौधरी शुजात के साथ जाके सीट एडजस्टमेंट करेंगे, आप कराची जाके एमक्यूएम के साथ सीट प्री इलेक्शन की बात कर, ठीक है, इलेक्शन से पहले क्या आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे आप? और क्या मौक़िफ़ रहे हैं आपके? हमें पता है बाप का बाप कौन है, बाप किसके कहने पे वोट डालता है, एमक्यूएम हमें पता है। आप कह रहे हैं कि ये वो मुश्किल हालात हैं जिसकी वजह से उनको ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ रहा है। कॉम्प्रोमाइजेस वादे वईद हैं उनके। उन्होंने कामरान खान साहब, नून लीग ने ये दावा किया, उन्होंने कहा कि जी पंजाब में 125 सीटें हम ले लेंगे, यानी कुल 141 सीटें हैं पंजाब में, उसमें से 125 सीटें वो कहते हैं कि हम जीत लेंगे। लेकिन चलिए मान लीजिए 125 नहीं होंगी, 115 हो जाएंगी, 110 हो जाएंगी। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि ये बल्ला हुआ या ना हुआ, कतई नजर इस बात के कि बल्ला है या नहीं, दोनों सूरतों में नून लीग ये कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगी आपके ख्याल में, या आपको लगता है कि नहीं तहरीक इंसाफ अगर बल्ले का निशान के बगैर उतरी तो ये मुमकिन है, और अगर बल्ले के साथ उतरी तो शायद फिर उनके लिए मुमकिन ना हो? कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया असद भाई। सबसे पहली बात यह है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है ये नून लीग का। उनको अगर कॉन्फिडेंस है तो वो सिर्फ इस बात का है कि शायद ये अगली हुकूमत जो है वो उनको मिल जाएगी और वजीर आजम उनका हो जाएगा, इस बात पे वो शायद बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। लेकिन इलेक्शन के नताइज के हवाले से वो कतई तौर पर कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। और ये जो मामला देखें, यहाँ पर इलेक्शन में होता यह है कि किसी भी हल्के से एक मठा उम्मीदवार भी हो ना, वो भी ये कहता है कि जनाब मैं भारी अक्सरियत से जीत रहा हूं। वो कभी इलेक्शन से पहले जो है अगर वो सीरियस है तो वो ये नहीं कहता कि जी मुझे खतरा है किसी भी तौर पे। तो यहाँ पर एक बड़ी जमात जो कि वो ये दावे कर रही है कि जी अगली हुकूमत जो है वो हमारी है, अगला वजीर आजम हमारा है, और वो ये कहता है कि जी हम वो 2/3 की तो बात ही नहीं कर रहे, यानी उन्हें भी पता है कि दे विल हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ सिंपल मेजॉरिटी। वो कह रहे हैं कि जी हाँ हमें सादा अक्सरियत मिल जाएगी। तो दिस शोज के उनको पता है कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स लेने हैं तो वो तो उसके लिए पुरएतमाद होना जो है ना वो कोई लॉजिक नहीं है। बाकी इस मामले में बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस है कि जी उनका वजीर आजम उनका होगा, हुकूमत उनकी होगी, और बल्ला शायद बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इस वजह से उनके लिए ये जो है वो ये वाला महाज जो है वो जीतना शायद आसान होगा। अदरवाइज मैं अगर आप इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ये कॉन्फिडेंस वाली कोई बात है। सही है। अब लेकिन जाहिर है ये सारी परेशानियां नून लीग के लिए नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा टफ इलेक्शन है। खुद बानी तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कल कई सहाफियों से गुफ्तगू की थी ट्रायल के दौरान, तो उन्होंने बैरिस्टर तैमूर साहब उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये इलेक्शन बहुत मुश्किल बना दिया गया है।
बना दिया गया है या बन गया है या हो गया है, ये इस बात को अगर हम एक साइड पर रखें तो बहरहाल इलेक्शन तो मुश्किल हो गया है तहरीक इंसाफ के लिए भी। कैसे लड़ेगी आपकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप जब ग्राउंड पे उतर नहीं सकती? सेकंड टीयर लीडरशिप जो है उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप जिनको इलेक्शन लड़ने का शायद उतना तजर्बा नहीं है, वो उन लोगों के मुकाबले में जो 30-30 साल से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और 3-3 4-4 मरतबा जीते भी हुए हैं, उनके मुकाबले में कैसे इलेक्शन डे को, पोलिंग डे को मैनेज करेंगे? कल एक सीनियर तज्जियाकार आप जैसे एक चैनल पे उन्होंने एक बात की थी कि ये सब तज्जिए जो हैं वो धरे रह जाएंगे अगर अवाम की एक बड़ी तादाद, लेट्स से 60% वोटर टर्नआउट हो जाता है इलेक्शन डे के ऊपर। तो क्योंकि इस वक्त जितने पब्लिक सर्वेज हैं वो शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह, खासतौर पर पंजाब में काफ़ी लीड से आगे है। सो वोटर टर्नआउट पे डिपेंड करता है। आई थिंक उस तरह की ट्रेडिशनल जो इलेक्शन डे या इलेक्शन के दौरान कैंपेन की ज़रूरत होती है, कम से कम तहरीक इंसाफ को उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। जहां भी चले जाएं आप, इस वक्त लोग कहते हैं कि अगर आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी कैंपेन खुद कर लेंगे और इलेक्शन वाले दिन आपको वोट डालने आ जाएंगे। सो मुश्किलात ज़रूर हैं, मुश्किलात हमने देखी कागजात नामजदगी जमा कराने से लेके, स्क्रूटनी प्रोसेस और इलेक्शन अपीलों से लेके अभी भी देख रहे हैं। हालात तो आसान नहीं है। एमपीओ के डिटेंशन ऑर्डर जारी हो रहे हैं, सो बिल्कुल हालात आसान नहीं है और आगे भी शायद मुश्किल ही रहेंगे। पर उन मुश्किलात के बावजूद आप देखें कि इस जमात के सबसे ज्यादा वाबस्तगी रखने वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए, जिनके रिजेक्ट हुए वो अपीलों में गए और बहुत बड़ी तादाद की अपीलें भी अब मंजूर हो चुकी हैं। तो रेजिलियंस तो आपको नजर आ रही है और एक नेशन वाइड रेजिलियंस है, तो एक कौमी पार्टी है। सो मेरे ख्याल में इन मुश्किलात के बावजूद जो चीज़ वाज़ेह हो रही है वो ये है कि हर लिहाज से कौमी एक जमात जो भरपूर तरीके से इलेक्शन में आ रही है, आना चाहती है, वोट को इज्जत दिलवाना चाहती है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अभी भी कोई आपने ऐसी बात नहीं सुनी होगी जहां ये कहा गया हो कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे या हमें कुछ और है। तकलीफात जरूर हैं, लेकिन मुसलसल हम अदालतों में हैं और हर चीज का मुकाबला कर रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और इलेक्शन का दिन आने दिया। सही है। पीटीआई की मुश्किलात का ना जिक्र होता है ईसा नकवी साहब, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़ाना मुकदमात, आज भी फर्द जुर्माइद हुई है एक तोशाखाना में, फिर कुछ जो है वो और भी मुकदमात आगे बढ़े हैं, GHQ वाले में भी गिरफ्तारी, उसमें भी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या तहरीक इंसाफ ने ज़हनी तौर पर ये तो कबूल कर लिया है या वो तैयार हैं इस बात के लिए कि भाई उनके जो बानी चेयरमैन हैं या खान साहब हैं वो इलेक्शन में उनके बगैर ही उतरना होगा, मतलब वो तो है ही नहीं, इस बात के लिए अब ये उनके लिए कोई धचका नहीं होगा? देखिए, वो आपने देखा है आज बड़ा मिस्टीरियस पुरअसरार कुछ ट्वीट्स हुई हैं पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके सोशल मीडिया पे, वफा का दूसरा नाम शाह महमूद कुरैशी, हैशटैग रिलीज SMQ, और उनके ऊपर कोई तराने लगा के, गाने लगा के उनकी। तो बहरहाल देखें, एक मैं आपको एक बात क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है भाई, उनका कौन सा बंदा इलेक्शन लड़ेगा, कौन सा फेस होगा, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तो देना होगा ना। लोगों को ब्रॉडर कंटोर तो पता होना चाहिए कि अगर अल्टीमेटली वो वोट डाल रहे हैं तो इमरान खान नहीं है तो कौन है? बैरिस्टर गौहर खान है या शाह महमूद कुरैशी हैं या परवेज इलाही हैं या कोई और बंदा है? तो देयर हैज़ टू बी ए फेस ऑफ द पार्टी कि ठीक है, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं कि इमरान खान को हमने जेल से निकालना है या वट एवर, बट वो अपने पॉलिटिकल फेस तो चाहिए ना आपको। जिस तरह नून लीग कह रही है कि हमारा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, बिलावल का कह रही है पीपल्स पार्टी, मौलाना की पार्टी कह रही है हमने सदर बनाना है मौलाना को, वो MQM, हर जमात का एक होता है। लेकिन पीटीआई के लिए बल्ले के निशान के बगैर हर ऑप्शन एक डिजास्टर है उसके अंदर। किसी का कोई बड़ा डिजास्टर है, कोई छोटा डिजास्टर है, वक्त है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ डिजास्टर क्या है। पहला डिजास्टर ये, अगर आज़ाद बाइकआउट करते हैं, डिजास्टर। आपने वजह फराहम कर दी कि भाई ये तो भाग गए थे मैदान से, इस वजह से तो इलेक्शन जैसा भी हुआ वो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाद में मुकदमे हुए, किसने सुना किसने। ऑप्शन नंबर 2, आज़ाद लड़ेंगे। आज़ाद लड़ने का मतलब यह है कि आज़ाद को बाद में 5 साल की MNA पार्लियामेंट लॉजेस या आपके कब में वहाँ पे जनाब और कमेटियाँ, टिकटें, वो सब कुछ है, तो वो अगर एक तरफ उसके सामने रखा जाए, हाँ जी 5 साल का ये है, या फिर आ जाओ किसी पार्टी में, आ जाओ पार्टी में, तो पार्टी में उसको मैनेज करना आसान है। जहाज 2018 में भी उड़ा था, तो क्या वो जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया है? वो हेलीकॉप्टर और जहाज अभी भी उड़ेंगे। पहले वो पीटीआई के लिए बन्नी गाला लैंड करते थे, झंडा पहनते थे, अब वो कहीं और लैंड करेंगे।
और आज़ाद लड़ने में वो फिर जहाँ पर जाएंगे तो हिस्सा बकदर जुस्सा जो मखसूस नशस्तें हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 227 सीटें जी, 859 टोटल सीट्स हैं पाकिस्तान की जनरल सीट्स, उसके ऊपर 227 मखसूस नशस्तें हैं, उससे पहले ही हल्ले में हाथ धो बैठेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से लड़ें। इसका मतलब ये है कि आप उस प्लेटफॉर्म के सरबराह की पार्टी पॉलिसी के पाबंद होंगे, वो जहां कहेगा अपने उम्मीदवार का वोट देना है, बजट का वोट देना है, एतमाद का, मगर वो तो चलता है पार्लिमानी लीडर का कहना चलेगा ना। वो पार्लिमानी लीडर अगर इनकी पार्टी से बन जाता है जिसकी अक्सरियत होती है तो मेरा ख्याल है वो फिर शायद ये वाला खतरा नहीं, उस जमात में है तो उस जमात का वो अपना ही बनाएगा ना। फॉर एग्जांपल किसके साथ हो, किसके साथ फर्ज कीजिए आप शेख रशीद साहब के साथ भाई बनते खैमे हैं, पे हो सकता है। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो तो उनके तो 2 ही उम्मीदवार है ना, अब 2 का तो पार्लिमानी लीडर नहीं होगा उनकी पार्टी नहीं, 2 का भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं, वो पार्टी का रहेगा। वो देखें फिर वो उनके पार्टी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ये जो आपको पंजाब के इलेक्शंस में ये चले वो आजाद उम्मीदवार खड़े करने से तो बहरहाल बेहतर होगा। देखिए एक वो दे दी थी ना मजारी साहब ने रूलिंग, पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने, उस रूलिंग की वजह से फिर वो लिटिगेशन में मामला गया, वो सारा गया। बहरहाल हाँ, तो बहरहाल ये मामला मौजूद है और आपको पता है कि जब ये आइन और कानून वाले मामलात हैं उसमें पाकिस्तान में किस तरह चीजें चलती हैं। तो बहरहाल पीटीआई के लिए बेस्ट सिचुएशन यही है कि बल्ले का निशान हो, अपनी जमात हो, अपने टिकट हो, इलेक्शन लड़े। ठीक है, अदरवाइज हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ मुश्किल है। ठीक है, फर्ज कीजिए कि तहरीक इंसाफ का निशान किसी सूरत उनके पास है और वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जाते हैं, तो क्या पीटीआई को इस इलेक्शन से कोई उम्मीदें रखनी चाहिए या रखी जा सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर सकती हैं? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद उनको पूरी तरह से सुना नहीं गया, या वो ये समझते हैं कि जो वो चीज़ें प्ले करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में, वीडियोस दिखाना चाहते थे, वो नहीं देखी गई। तो ये उस सूरत में फिर क्या होगा, ये कामरान खान साहब के सामने रखता हूँ मैं सवाल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कामरान खान साहब, ये बताइए कि चौधरीज के साथ तो हमें समझ आता है, चौधरी शुजात साहब के साथ, कि चलिए एक मौक़िफ़ उनका रहा है नून लीग का, नवाज शरीफ साहब का उनके बारे में, लेकिन अब सियासी हालात इस किस्म के हो गए कि उनको उनके पास जाना पड़ा और एडजस्टमेंट करनी पड़ी, और उनके सियासी फ़ायदा भी बहरहाल गुजरात में के कुछ हल्कों में उनको दिखाई देता है। इसी तरह से कराची में भी एमक्यूएम की मदद उन्होंने हासिल कर ली शहबाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन आईपीपी के साथ उन हलकों में सीट एडजस्टमेंट करना जहां पर खुद नून लीग के पास अपना तगड़ा उम्मीदवार मौजूद है, जैसे कि आप देखिए कि लाहौर में अलीम खान के साथ एडजस्टमेंट कर लेने का मतलब यह है कि वो सयाद सादिक की कुर्बानी दे रहे हैं। ऐसा नून लीग किस मजबूरी के तहत कर रही है आपके ख्याल में? देखिए नून लीग की मजबूरी तो है हमें और आपको और खुद उनको भी पता है। मैं अगर असल में मुझे इजाजत देना तो ये जो अभी ईसा साहब ने बात की ना, वो 3 जो उन्होंने बताई है कि जी 3 ऑप्शन है अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता। पहली ऑप्शन उन्होंने कहा जी बायकाट कतई तौर पर नहीं होगा, ये जो उनकी पार्टी है वो भी कह चुकी है, और वह जेल से जो है बानी चेयरमैन का पैगाम भी आया हुआ है और क्लियर है इसमें कि उन्होंने कतई तौर पर बायकाट नहीं करना। तीसरा एक ऑप्शन उन्होंने बताया कि जी ये होगा कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कर लें, वो टेक्निकली फीजिबल नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल नहीं कर रहा, वो आपको किसी दूसरे पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है वो क्यों इस्तेमाल करने देगा। जो दरमियान वाला ऑप्शन था वो ज्यादा वही है और यही होगा कि आप अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो आजाद हैसियत में लड़ेंगे, अपने अपने इंडिविजुअल उनके टिकट होंगे, और फिर जाहिर है कि जब आजाद होते हैं तो फिर जब हुकूमत साजी से पहले उनको मौका दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी आइए हमें बताइए कि आप किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या अपनी आजाद हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं। तो उस वक्त फिर वही बात है जो ये ईसा नकवी साहब कह रहे हैं ना कि जहाज भी उड़ेंगे और हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, तो ये उस वक्त जो है सब आपको नक्शा जो है ना वो बिल्कुल यकदम ड्रामाई अंदाज में चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये वाले चांसेस हैं और इसी वजह से जोर दिया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि किसी तौर से भल्ला जो है वो रेस्टोर किया जाए, ताकि अपनी पार्टी की जो एक आइडेंटिटी होती है और पार्टी की जो एक आइडेंटिकल प्रोटेक्शन होती है वो उनको हासिल रहे। कानूनी तौर पे भी वो प्रोटेक्शन होती है और आईनी तौर पे भी, वरना जाहिर है ये मसाइल रहते हैं कि जी उसकी हैसियत तो आजाद थी और वो किसी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद नहीं है, तो ये वजह हो सकती है। बाकी ख़वातीन की मखसूस नशस्तों का भी मामला है कि ख़वातीन की मखसूस नशस्तें जो है जाहिर है वो पार्टी को ही मिलती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक सवा 200 नशस्तें हैं जिससे कि आप पूरे यानी कौमी असम्बली की और चारों सूबाई असम्बलियों की मिला के
उनसे आप हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होगा, उसमें इंडिपेंडेंट का हिस्सा तो नहीं होता ना। तो जब पार्टी अगर ये होगी, तो ये मेरा ख्याल है कि कल जब ये समाअत होनी है ना, तो असद साहब आप भी शायद सुप्रीम कोर्ट होंगे और हम भी वही होंगे, तो मैं पता कल ही अंदाजा हो जाएगा कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। कोई बल्ले के हवाले से वाकई इनकी कोई सुनवाई होती है या नहीं होती, मेरा ख्याल है ये कल क्लियर हो जाएगा, चाहे कल फैसला आए ना आए, लेकिन पता चल जाएगा कि बल्ले का निशान इनके पास रहता है या नहीं रहता। बाकी रह गई सीट एडजस्टमेंट के साथ, वो जो कि आईपीपी के साथ नून लीग का, देखें वो अंग्रेजी का इडियम है ना, वो कहते हैं मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। तो वो बाज औकात आपको की शादियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं क्योंकि किसी के कहने पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर यह है कि या तो आप अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें, वरना फिर माँ बाप जहाँ कहते हैं वहां शादी कर लो। वही बात है कि बिल्कुल सही है, लेकिन इस सारा कुछ करने के बावजूद भी जो नवाज शरीफ साहब परेशान दिखाई देते हैं, ऐसा बिलावल साहब समझ रहे हैं, और वो समझते हैं कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब है। नवाज शरीफ साहब मुस्कुरा क्यों नहीं रहेगा, कंफर्टेबल हैं इलेक्शन के हवाले से, और एक पंजाब में 125 सीटें जीत रहे हैं, तो वो परेशान क्यों हैं? ये सवाल बिलावल साहब ने उठाया, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुझे पता है कि मियां साहब को ये अंदाजा है कि वो शायद चौथा बार बनेगा। हर किसी का हक है कि अंदाजा या यकीन है उनको कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। अगर यकीन होता है वो कैंपेन तो कर रहा होता। अगर यकीन है तभी तो वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं। This is the alternate view। जब मुस्कुराहट तो कर देता, तो उसका चेहरा हर वक्त ऐसे उतरा हुआ है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वो आदमी है जो समझता है कि वो चौथा बार वजीर आजम बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ चुका है, मगर उसका ज़हन में कोई डाउट्स है। ईसा नकवी साहब, नवाज शरीफ साहब के चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब है? आपने अभी वो शादी की मिसाल दे रहे थे कामरान साहब, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। हाँ, बात ये कि अगर आपकी शादी हो रही हो और आपको शादी से पहले अंदाजा हो रहा हो, वाइब्स आ रही हो कि शादी चलेगी नहीं, तो आप स्टेज पे बैठे होंगे, आपके चेहरे के तासुरात कैसे होंगे? देखिए ना, इतने इफ्स एंड बट्स बन गए हैं कि नून लीग जिसको ये कहा जा रहा है, उसको जिनके साथ वो हम रकाब, हम नवाला, हम प्याला थे, पीपल्स पार्टी, वो कहती है ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्रो मैक्स है, ये लाडला है, ये लाडला प्लस है, हर जगह से आवाज़ें लग रही हैं। तो नून लीग क्या मियाँ साहब कंफर्टेबल होंगे? उनको नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त मसाइल का जो अंबार है, जो तूफ़ान है। आपने जो स्पेशल आपका जो SBA है IMF के साथ जो अरेंजमेंट है, उसकी अगली किस्त के लिए क्या क्या करना है, और फिर आपको फ्रेश मुआहदे में जाना है, उसके लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से पापड़ बेलने हैं। वो कोई फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों वाली कुर्सी है जिसकी तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इतनी कमज़ोर पोजीशन में जाएंगे जहां पर एक आपको सख्त डिसीजन लेने के लिए अवाम में पजीराई चाहिए होती है। वो पजीराई आपकी नहीं है, तो फिर नून लीग के लिए तो इसी वजह से आप देखें ना कि वो अपने लिए वो पार्टनर्स पहले ही इकट्ठे कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ जगहों से जनाब IPP भी आ जाएगी, काफ लीग भी आ जाएगी, MQM भी आ जाएगी, बाप पार्टी भी आ जाएगी, मौलाना भी आ जाएगा। और उनकी प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला चल रहा था ना, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने ख्वाहिश रखी कि हम तो आपके साथ कर रहे हैं, पंजाब में हमारे लिए 10 सूबाई असम्बली की और 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर हमें एडजस्ट करें। ठीक, उन्होंने कहा कर लेते हैं, लेकिन आप हमें बताएं आप कौन से 5 हल्कों में पॉपुलर है और कौन से सूबाई असम्बली के 10 हल्कों में पॉपुलर है। बाद मामला अड़ गया, उन्होंने कहा सर्वे करा लें। अब टेक्निकली स्पीकिंग सर्वे क्या हो रहा है, उन सारे के सारे 15 हल्कों में असल में जो पॉपुलर है वो तो PTI है। अब उनका आपस में सर्वे ये हो रहा है हम में से कौन कम गैर पॉपुलर है। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आपके चेहरे पे ना कंफर्ट होती है ना ईज होती है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी तो देखा ना क्या किया है कि उन्होंने कहा कि हमें 13 सीटों पर एडजस्टमेंट है। पहले तो खैर वो 30 मांग रहे थे, लेकिन 30 उनको उम्मीदवार नहीं मिले, शायद 18 उम्मीदवार खड़े किया, वो कहते हैं हमें 13 पर एडजस्टमेंट दें। फिर अब 7 की बात सुन रहे हैं, शायद उनको 5 ऑफर की गई थी। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपनी डिमांड को रीसेट, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात ये कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने वो किया, वो जो गली में कालीन बेचने आता है ना, वो अपना रेट शुरू करता है 20,000 रुपये से, कि 20,000 से 1 रुपया कम नहीं, और वो जाते हुए जो है ना वो 2,000 में वो कालीन दे जाता है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो अपना रेट बढ़ा रही थी,
बंदे उनके पास है नहीं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, एक पार्टी जिसका ढांचा नहीं खड़ा, जिसके दफातर मौजूद नहीं है, तंजीम मौजूद नहीं है, मंशूर मौजूद नहीं है, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल लोगों में होता है, फ़लसफ़ा नहीं है, फ़िक्र नहीं है, फ़िलासफ़ी नहीं है, माजी नहीं है, हिस्ट्री कुछ भी तो नहीं है जमात के पास। बस इलेक्टेबल हैं जो अपने घर से जेब में 10,000 20,000 40,000 वोट रख के निकलते हैं। उन्होंने शुरू किया था 26 कौमी असम्बली और 44 या 45 सूबाई असम्बली, और जब खुद कैंडिडेट उन्होंने फील्ड किया तो 18 हलकों में किए, 18 उम्मीदवार खड़े करके उन्होंने 30 पर एडजस्टमेंट नहीं मांग ली है भी। हाँ, लेकिन उसमें देखें ये बड़ा अहम मामला है कि जो आईपीपी और नून लीग के दरमियान है, तो मियां साहब के कान में किसी ने किया सरगोशी। उसने ये कहा है कि आप इनके साथ वो कर देंगे ना तो अलीम खान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, पंजाब भी देने के लिए तैयार हो जाए। फिर अगर ये आ गए ना पंजाब में अभी जो हमारे सामने एक सोर्सेज से लिस्ट आई है उसमें अलीम खान के साथ कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई हल्के पे भी एडजस्टमेंट का फार्मूला बन रहा है, तो ये कल को खुद नून लीग मुश्किल में ना फंस जाए। अच्छा, एक चीज़ मुझे वैसे तैमूर साहब ये बताइए कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उसके हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मसलन आप देखिए कि काजी फैसल साहब एक बार पूछ रहे हैं कि भाई मुझे कोई लिस्ट दे दें कि कहाँ पर आपकी अगर ये है कि कागजात छीने गए हैं तो एक लिस्ट बता दें कि कौन कौन से हल्के में छीने गए हैं, किस किस से छीने गए हैं। ऐसी कोई लिस्ट लतीफ़ खोसा साहब उनको दे ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि जी बताएं कहाँ पर तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा को उठा लिया गया और नहीं किया गया। ऐसी कोई लिस्ट तहरीक इंसाफ के पास मौजूद ही नहीं है जो वो प्रेजेंट कर सकें। वो बार पूछते हैं आप, और लतीफ़ खोसा साहब से ऐसे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं है अदालत में खड़े होकर अपना मुकदमा पेश करने के लिए? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। मेरी जहाँ तक इत्तला है तो लतीफ़ खोसा साहब और शोएब शाहीन साहब बिल्कुल तैयारी करके गए हैं। उन्होंने अदालत में दस्तावेज जो है दाखिल भी कराई हैं और उन्होंने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन शायद बेंच ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे ये भी हमने देखा जो लाइव प्रोसीडिंग हो रही थी कि लतीफ़ खोसा साहब ने बार बार जो पंजाब इलेक्शन कमीशन का लेटर था पंजाब की इंतजामिया को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें आरओज़ की तरफ से शिकायतें वसूल हो रही हैं, वो तो एक इलेक्शन कमीशन की अपनी डॉक्यूमेंट है, अपना लेटर है। उन्होंने वो पढ़ने की कोशिश की तो वो भी नहीं पढ़ सके और सवाल बेंच के दूसरी तो उस पर उनका ये मौक़िफ़ था ना कि जी ये लेटर जो है वो वही कर सकता है जब 24 को लिखा गया या 22 को लिखा गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर तो दी थी ना। अगर तो उस पर एक्शन ना हुआ होता तो फिर आपकी शिकायत होती। देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, मैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का वकील हूँ। मैंने उनकी तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो उनकी एमपीओ में नाहक डिटेंशन और फिर एमपीओ खत्म हुआ, फिर जिस तरह वो अरेस्ट हो गए और 14 केसों में उनका रिमांड मांग लिया गया, उन सारी चीजों के ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा और जवाल मांगे। इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजामिया है उसको लिखा और कहा कि हम जवाब तलब कर रहे हैं और हमें वो लेटर कॉपी किया। हमें उसके बाद उसका नहीं पता कि उसमें आगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हमें कोई जवाब नहीं आया। तो अगर तो उन्होंने कार्रवाई अपनी ये पूरी दाखिल दफ्तर की है कि कोई लेटर आया है, उन्होंने उसके ऊपर एक लेटर लिख दिया आगे और फिर फॉलो अप कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है और उसके बारे में किसी को बताना कुछ नहीं है, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन मलिक साहब आप ये तो मानते हैं ना कि बहरहाल एक ऐसी कोई लिस्ट तो मौजूद होनी ही चाहिए थी ना लतीफ़ खोसा साहब के पास कि जिस लिस्ट को वो पेश करते हैं कि भाई ये हमारे लोग हैं जिनके कागजात छीने गए हैं, या ये वो लोग हैं जिनके तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा को पहुंचने नहीं दिया गया आरओ के ऑफिस में। ये लिस्ट तो कम से कम होनी चाहिए थी आपके पास। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल लिस्ट मौजूद है। ये तो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, आई एम श्योर खोसा साहब के पास मौजूद है। और उन्होंने जो तहरीरी जवाब का बाकी टाइम मांगा है तो यकीनन उसमें वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। उन्होंने जिस तरह मैंने जिन सियासी लीडर्स देखे ना, आप खुद आपने कह दिया कि मलिक साहब के जो डॉक्यूमेंट उनको कल पेश कर देना चाहिए था उसके लिए उन्होंने 4 दिन मांग लिए कोर्ट से। तो ये तो मेरी बात के लिए एक और दलील आप खुद दे रहे हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट मांगने के लिए नहीं मांग लिए, उन्होंने तहरीरी जवाब के लिए और आर्गुमेंट्स के लिए किया है। तहरीरी जवाब के लिए कि जिस तरह कोर्ट चाह रही है, जो लिस्ट है वो उनके पास मौजूद है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने जमा भी कराई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझ समेत बाकी सबसे उस हियरिंग से पहले डिटेल्स मांगी थी, उनको प्रोवाइड की गई, तो यकीनन
उनके पास है। अगर उन्हें पूरी तरह बात करने का मौका दिया जाएगा, अपनी डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने का अदालत के सामने एक लाइव प्रोसीडिंग में मौका दिया जाएगा, तो जरूर ये बातें रखते। सही है। कामरान खान साहब, आप वैसे समझते हैं कि लीगल टीम में बहरहाल कुछ खामियां तो ऐसी हैं कि जो काजी फाइज साहब बार बार डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये शिकवा अपनी जगह पर कि हम कुछ बोलना चाहते हैं या हम कुछ सीडीज प्ले करना चाहते हैं तो हमसे वो सुना नहीं जा रहा या देखा नहीं जा रहा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट चीफ जस्टिस मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट भी तो तहरीक इंसाफ नहीं दे पा रही। नहीं, बात बजाय है जी, बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें मैं तो ये कहूंगा कि जी उनके पास केसेस की ऐसी भरमार है ये लीगल टीम के पास के वो कहां कहां से मतलब है कि चीजें जो हैं वो उनको ले रही थी। मेरी बैरिस्टर गौहर खान से बात हो रही थी तो मैंने वैसे ही उनसे एक अपने पुराने ताल्लुक की बिना पर उनसे वक्त मांगा था। तो कहने लगे, कामरान भाई आपको पता नहीं है कि हमें जो है ना वो बाथरूम जाने की भी फुर्सत नहीं है वो। और हकीकत यही है कि जिस अंदाज में ये इस वक्त मामला चल रहे हैं तो वो होगा। लेकिन देखें, इसमें ये इस किस्म के खदशात होते हैं और ये जो है ना, देखें मैं इसमें एक मिसाल आपको दे दूं कि फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी जो है वो खुद उन्होंने उनकी कंप्लेंट है, बाकायदा रिटन कंप्लेंट है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उनकी रिटन कंप्लेंट है जो वो इलेक्शन कमीशन लेकर गए थे और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी रिड्रेसर के लिए बाकायदा रिटन ऑर्डर जो है वो जारी किए थे, मुतलका इंतजामिया को भी और मुतलका आरओ को भी। तो इस किस्म की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। उन डॉक्यूमेंटेड की आपकी बात सही है कि एक लिस्ट होनी चाहिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेजी सबूत के साथ पेश की जाए ताकि उसके ऊपर फिर जस्टिस साहब को भी उसमें फैसला साजी में आसानी हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ईसा नकवी साहब, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये सारे फॉर्मूले जिसको अभी तक हम डिस्कस करते रहे हैं, आईपीपी के साथ, एमक्यूएम के साथ और चौधरी बरादरान के साथ या चौधरी शुजात साहब के साथ, जब आप ये सारे कर रहे हैं सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए, तो चलिए आपने उसूलों को तोड़ा, वो एक अलग बात है, लेकिन अब क्या इससे स्ट्रेंथ मिली है नून लीग को? देखिए, कमज़ोरी का तासुर गया, अपनी जमात में लड़ाई पड़ी है और जाहिर है कि किसने इस बात को पसंद करना। अगर सीट एडजस्टमेंट तो स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए की जाती है ना, तो आप कमज़ोर होते हैं तो आप स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये इसका फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी भी है। फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी ये देखें, असल में तो क्या होता है कि कोई भी शख्स वो 172 सीटों से ज़्यादा सीटें ले लेता है या कम लेता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाता है, वो कहता है कि इन द लार्जर नेशनल गुड। अगर वो 172 से या इन दिस केस 166 से ज़्यादा सीटें नून लीग अगर ले लेती है, वो कहते हैं देखें हुकूमत तो हम अपने बाजू की ताकत पे, अपने बजोरे बाजू भी हम चला सकते हैं हुकूमत, लेकिन मुल्क के मसाइल इतने हैं कि हम चाहते हैं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो, इन द लार्जर नेशनल गुड हम सबको साथ मिलाते हैं। ये बात और है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अभी आप इलेक्शन में गए नहीं हैं, अभी आपको पता नहीं है कि अवाम ने क्या करना है या क्या क्या फैसला देना है। आप उससे पहले जिस वक्त पकड़ धकड़ 11 बना रहे हैं ना कि 11 खिलाड़ी पूरे नहीं है आपके, आप रास्ते में चलते हुए किसी नुक्कड़ पे खड़े हुए बंदे से कहते हैं तुझे क्रिकेट खेलनी आती है, मेरे पास 11 बंदे नहीं, मैंने मैच के लिए जाना है, इसको भी पकड़ लो उसको भी पकड़ लो, भाई किसी से कीपिंग करवा लेंगे, किसी से फील्डिंग करवा लेंगे, चलो 4 तो हम हैं। आपने अपनी जमात में लड़ाई डाली हुई है। मसलन एक पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत होनी चाहिए ना, चाहे माजी उनका काफ लीग का रहा हो, लेकिन तलाल चौधरी ने नून लीग के लिए कोई कम कुर्बानियां तो नहीं दी, नाअहली भी हो गई उनकी। तो नवाब शेर वसीर ने अगर 5 साल प्रेसिडेंस लेनी है, अगर राजा रियाज उन्होंने कुर्बानी दी है तो उन्होंने एक और तरह की कुर्बानी भी दी है। तो राजा रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे पहचानता कोई नहीं है, तो जिसको वो जो खुद कहते हैं कि मुझे ये नहीं पहचानते, उनको टिकट दे रहे हैं राना एहसान अफजल की जगह के ऊपर। फिर मुख्तलिफ हलकों में जो सूरत हाल बनी हुई है, तो आप क्या यानी कि ये कोई ताकतवर शख्स करता है जिस हल्के जब आपके अपने पास इतने स्ट्रांग अगर कैंडिडेट्स मौजूद हैं, स्ट्रांग हो या ना हो इस वक्त, भाई उनकी हिस्ट्री है, किसी की 30 साल आपके साथ चला है, कोई 40 साल चला है, कोई 25 साल चला है, कोई 20 साल चला है। वो मुल्तान के साहब हैं राना महमूद हसन या तनवीर हसन खान जो है, वो पीपल्स पार्टी के साथ वो और उनके गालिबन साले या बहनोई हैं, वो हमेशा से जीतते हैं या सीटें, और वो अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि पीटीआई में तो मैं जा नहीं सकता, वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं।
वो क्यों छोड़ते मियाँ साहब को अगर वहां पर कोई सही है। चले बहरहाल इसका नून लीग जवाब ये देती है कि जी खिड़की तोड़ रश है, एक सीट पर 10-10 लोग टिकटें मांग रहे हैं, तो हम क्या करें। तो वो अपने लोगों को दी जाती है, वो बांट ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, कामरान खान साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको हम ले चलेंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, जहाँ पर जो बलूचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन हैं उन्होंने एक धरना दे रखा है और वो इंसाफ मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हमारे प्यारे जिनकी जानें ले ली गई और जानें लेने वाले दावे भी कर रहे हैं कि किसने जानें ली हैं, तो उनको कैफे किरदार तक कौन पहुंचाएगा, क्या मुतालबात हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपको इस्लामाबाद प्रेस क्लब लिए चलेंगे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में उन फैमिलीज़ के साथ मौजूद हूँ जो दहशतगर्दी से जिनके ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान एक ज़माने से दहशतगर्दी की लपेट में है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ़ वाक़यात में लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं। इस वक्त कुछ ऐसी फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फैमिलीज़ दहशतगर्दी से मुतासिर हुई और वो आज रियासत से, हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये किस तरह से मुतासिर हुए हैं और दहशतगर्दी के इन वाक़यात के नतीजे में और पाकिस्तान में वो तंजीमें या वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं और अपने अपने मुख्तलिफ़ तरह के नारे लगाकर अपना एजेंडा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना चाहती हैं, उन्होंने किस तरह से हंसते बसते घर उजाड़े हुए हैं। तो इसी मौजू पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ जमाल रईसानी साहब मौजूद हैं और बहुत सारे और लोग फैमिलीज़ मौजूद हैं जो मुतासरा हैं। जमाल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने यहाँ आकर कैंप क्यों लगाया है इस्लामाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि बलूचिस्तान में जो आवाज़ उठती है उसको सुना नहीं जाता, तो मजबूरन हमें यहाँ अपने शोहदा के लवाकिन के साथ इस्लामाबाद आना पड़ा ताकि हमारी जो आवाज़ है वो सुनी जाए, क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे प्यारों को शहीद किया जाता है और जो मुजरिम है धन दनातन फिरते हैं और एक साजिश के तहत हमें इस्तेमाल किया जाता है। बलोच को बलोच के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, बलोच को पश्तून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, बलोच को पंजाबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये रियासत से, अपने जुडिशरी से ये मुतालबा करने आए हैं कि हमारे प्यारों को इंसाफ दिया जाए और उन लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाए जो कि हमारे लोगों के कातिल हैं। लेकिन रियासत ने पिछले 10-15 साल में बिलखुसूस, मुझे ख़ुद भी बलूचिस्तान कई दफ़ा जाने का इत्तफाक हुआ, तो मैंने देखा कि दहशतगर्दों की बहरहाल कमर तो तोड़ी गई है और मुख्तलिफ़ तरह के नाम रख के मुख्तलिफ़ तंजीमें जो काम कर रही हैं, तो अब बलूचिस्तान के हालात पहले से तो काफ़ी बेहतर हुए हैं। यानी हमारी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बहुत सी कामयाबियाँ भी मिली हैं। आप नहीं समझते कि दहशतगर्दों का कला कमा हो चुका है, या मज़ीद आप क्या समझते हैं कि क्या आपके मुतालबात हैं क्या बेसिकली? देखिए जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत मेहनत है दहशतगर्दी को काउंटर करने में, जिन कोशिशों में उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, ख्वाह वो पुलिस हो, आर्मी हो, दूसरे एजेंसीज हो, इसी तरह सिविल लाइन जो हमारे इदारे हैं और हमारा जो अवाम है उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो मीडिया से, कि जो सोशल मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बलूचिस्तान के ऊपर जो भी होता है, कोई कहानी होती है, कहानी के दो रुख होते हैं। एक रुख को दिखाने से सिर्फ ये होता है कि दुश्मन का फ़ायदा होता है। ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मिसिंग पर्सनस का इशू हाईलाइट होता है तो वहाँ शोहदा के फैमिलीज़ की जो इशूज़ हैं वो भी हाईलाइट होते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले, इस्लामाबाद में बैठे जो इक़्तिदार में बैठे उन लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान में ये भी हो रहा है। दूसरा हमारा मुतालबा स्टेट से, रियासत से ये है कि जो शोहदा हैं हमारे कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं थी। हम अगर शहीद किया जाते हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तानियत की बुनियाद पर किया जाते हैं। अगर हम शहीद किया जाते हैं तो हम उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो कि बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं जी। तो खुदारा हमें आप ओन करें, हमारे फलाह व बहबूद के लिए, हमारे शोहदा के लवाकिन के लिए कुछ जी। और तीसरा हमारा जुडिशरी से ये डिमांड है कि एक शोहदा कमीशन बनाया जाए जिसमें उन लोगों को कटहरे में लाया जाए जो कि हमारे लोगों के कातिल हैं, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ और ये पैगाम दिया जा रहा है कि शायद हमारे बलूचिस्तान के लोगों का खून इतना सस्ता है कि कोई आकर मार कर और जो भी उस पर पॉलिटिक्स भी कर सकता है और जो मर्जी कर सकता है। सही है। तो आपके साथ कुछ और लोग जो फैमिलीज़ मुतासरा मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ ज़रा उनसे भी बातचीत कर लें। आप कहाँ से आए हैं? मैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में कहाँ से हैं? बालगदर तुर्बत से। तुर्बत से? जी हाँ। आपका क्या नाम है? खालिद नाम है। तो
तो आप यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए आया हूँ, वहाँ जो बीएलए चल रहा है, बीएलएफ चल रहा है, इन दहशतगर्दों ने हमारे घर के 35 बंदे मारे। मेरे बाप भी मारे, भाई को भी मारे। अच्छा। हाँ, भाई को अभी 2023 में उसने आईडी किया 7 बंदे के साथ, बाप को 11 बंदे के साथ उसने मारे। दो बंदे हमारे अभी तक उसने नहीं दिए। आपके फैमिली के 35 लोग मारे जा चुके हैं? 35 लोग बीएलए में मारे। वो आके मुझे सबूत दिखाए, हमने क्या किया। हम बलोच नहीं, हम कुरानी बलोच हैं, हम बलोच। और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है? बीएलए ने लिया है। हाँ, अभी हम कहाँ जाए, हमको कौन इंसाफ देगा? हुकूमत दे देना। तो वो जो कातिल हैं वो पकड़े गए हैं? ना, बिल्कुल कोई नहीं पकड़ा गया, पहाड़ों पे घूम रहे। अच्छा, फिर रहे हैं। उनको हुकूमत पकड़े, हुकूमत ना, हम उनको पकड़ सकते हैं। आपके वालिद भी इस दहशतगर्दी का शिकार हुए? वालिद, भाई सब शिकार हुए। आपकी दुश्मनी थी इन लोगों से? दुश्मनी नहीं थी। आप लोगों को क्यों टारगेट किया गया, या आपके ख्याल में बलूचिस्तान में ये जो ऐसी तंजीमें हैं वो मासूम लोगों को टारगेट करके मार रही हैं या धमाकों से उड़ा रही हैं, और जाने बूझे बगैर कि ये कौन लोग हैं, इसका क्या कसूर है? बस वहाँ कोई नहीं है, वहाँ तंजीम जाती मामले पे इस्तेमाल हो रहे, इधर उधर इस्तेमाल हो रहे। तंजीम नहीं है, दहशतगर्द है। हर किसी का बात मानता है, दूसरे को मारता है, पैसे के लिए दूसरों को मारता है। उनका मकसद दहशत फैलाना है? दहशत फैलाना है, उनका खौफ फैलाना है। अभी बलूचिस्तान में इतने लोग मारे। क्या नाम बताया आपने अपना? खालिद नाम। खालिद। अब ये खालिद हैं, ये कह रहे हैं मेरी फैमिली के 35 लोग मारे गए हैं, और जिन्होंने मारा उन्होंने आके जिम्मेदारी कबूल की कि हमने मारा है। अब ये कह रहे हैं कि जिसने जिम्मेदारी कबूल कर ली फिर उसको कैफ़े किरदार तक तो पहुंचाना चाहिए, वो क्यों पहाड़ों में घूम रहा है। तो ये मुतालबा लेकर ये इस्लामाबाद आए हैं और समझते हैं कि जो हुकूमत वक्त है उनको ये ज़्यादा करीब से अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ैद मोहम्मद अस्नी है। मैं खुजदार से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2008 में मेरे वालिद साहब को शहीद किया, 2014 में मेरे बड़े भाई रियाज को शहीद किया। कैसे हुआ, कहाँ ये वाक़या पेश आया था, कैसे पेश आया? जब हम छोटे थे 2008 में, तो मेरे वालिद साहब एक दिन बाज़ार गए थे, तो जब शाम का टाइम था, उसने नमाज़ पढ़ा था, करीबी मस्जिद से बाहर निकले थे, उसके हाथ में तस्बीह थी, और कुछ बंदे मुसल्ला बंदे 125 मोटरसाइकिल पे सवार उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किए, और जब वो शहीद होकर नीचे गिर गया तो उसके करीब आके उसके आंख में गोली मार के चले गए। तो हम बहुत ज़्यादा, मेरा उस टाइम उम्र 8 साल था, तो हम पूछते थे हमेशा भाई से या किसी से कि भाई क्यों मारे, क्या कसूर था मेरे वालिद का, क्या कसूर था, अबू ऐसे बंदे थे। अच्छा, उसकी उम्र भी 65 साल थी, एजेड थे, क्यों इस तरह? उस टाइम पहला टारगेट किलिंग हुआ था तो मेरे वालिद साहब मारे गए। इस तरह कुछ नहीं था, सिर्फ पंजाबियों को मार रहे थे। पहला बलोच उस टाइम खुजदार में मेरे वालिद थे, उसको शहीद किया। तो हम पूछते थे, कहते थे भाई दहशतगर्द तंजीम है, लोग डरते थे। हमने बोला भाई क्यों मारा है? कहते थे नाम ना लो, आप लोगों को भी मारेंगे, फैमिली वालों को भी मारेंगे, सबको। फिर हम लोगों को बहुत मसले पेश हुए। मैं इसलिए हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि खुदारा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को बंद किया जाए। जिस बॉर्डर से ये एंटर होके आके हमारे प्यारों को मार के चले जाते हैं, और उन्हीं पहाड़ों में बैठ के आंखों पे आंख दिखाते हैं। अभी जब हम यहाँ पे आए हैं, पहुँचे नहीं, हमारा कैंप नहीं लगा बलूचिस्तान में, हमारी तस्वीरों के ऊपर फ़ोटो कांटे लगाए गए कि ये बंदे वहाँ पे गए हैं। मुख्तलिफ हमारे बंदों को फ़ोन कर रहे हैं, धमकियाँ आ रहे हैं तंजीम की तरफ से। वो उनका एक मजीद ब्रिगेड वो है, उससे वो पम्फलेट बना के लिख रहे हैं कि भाई ये बंदे जब बलूचिस्तान आएंगे तो हम इनको ऐसे करेंगे वैसे। 2013 में भी मेरे बड़े भाई खुजदार में इसी तरह का प्रोटेस्ट उन्होंने किया था कि भाई हमारे वालिद साहब को किसने मारा, हामिद मीर के एक प्रोग्राम में। तो उसके बाद 2 माह बाद मेरे बड़े भाई को भी शहीद किया। ओह अच्छा जी। इसी मतलब बलूचिस्तान में आप आवाज़ उठाओगे अपने बंदे के लिए तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे जो भी करें, आप बेशक बेकसूर, सब बेकसूर है। मैं नहीं कहता हूँ कि कसूरवार, मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं कहता हूँ कि वो है। मैं सिर्फ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये लोग कौन है, इनको ढूंढे, इनको पकड़े और इनका अंजाम तक पहुँचाए। क्योंकि मैं महरूम रहा हूँ वालिद के साये से। मैं नहीं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का और कोई बच्चा एक वालिद और एक बड़े भाई के साये से महरूम हो। बिल्कुल सही है। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा नाम मीर फरीद रईसानी है, रईसानी कबीले से मेरा ताल्लुक। सही है। तो फरीद रईसानी साहब, यहाँ पर जो बहुत से मुतासरा फैमिलीज़ हैं, ये इंसाफ की तलाश में, ज़ाहिर है इनके प्यारे मारे गए। एक और कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है, और वो कैंप जो है वो समझते हैं कि हमारे लोग मिसिंग पर्सनस हैं। बहुत सारे लोग रियासत समझती है कि उनके लोग दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिले हुए हैं या पहाड़ों पर जाके लड़ रहे हैं। क्या हकीकत है? आप बलूचिस्तान में रहते हैं, क्या हकीकत क्या है? देखिए सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ उस कैंप में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं। कल मैंने मीडिया के सामने भी कुछ तस्वीरें शेयर की, वही लोग कैंप में बैठे हुए हैं जिनकी तस्वीरें कैंप में डॉक्टर अल्लाह नज़र के साथ है जी। डॉक्टर अल्लाह नज़र वो बंदा है जिस बलूचिस्तान में जो जितना ये जो इंसर्जेंसी है ना, उसके पीछे डॉक्टर अल्लाह नज़र है। वो डॉक्टर अल्लाह नज़र जो है रॉ से फंड लेता है। आप देखें अभी तुरबत में हमारे, और इसके बहुत सारे सबूत पाकिस्तानी रियासत के पास मौजूद हैं। अभी तुरबत में सर 9 मजदूर शहीद किए गए, सिर्फ किस
किसके लिए, किस वजह से? ज़ुबान की वजह से कि वो पंजाबी बोलते हैं। क्या पाकिस्तान, क्या बलूचिस्तान या तुर्बत पाकिस्तान में नहीं है? जिस तरह आज हम पंजाब में घूम रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि पंजाब के हमारे भाई, हमारे सिंध के भाई भी इसी तरह आज़ाद घूमे वहाँ पे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि आज से कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने एक जुडिशल कमीशन का ऐलान किया था बालाज के लिए, मिसिंग पर्सन के लिए। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह के जुडिशल कमीशन शोहदा के लिए भी बनाए, उन मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए, जो मजदूर बलूचिस्तान में, जिन मजदूरों को पंजाबी के, पठान के, बलोच को बलोच के नाम पर शहीद किया जा रहा है, उनके लिए भी एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि उसमें सब कुछ क्लियर हो। हम भी आए अपना मुद्दा चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश करें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने रियासत और रियासती इदारों पर बिल्कुल एतमाद है। देखिए, आप अगर 2010 और 2011 और 12 के हालात देखें और आज के हालात में बहुत फ़र्क है, बहुत चेंज है बलूचिस्तान में। लेकिन इससे ज़्यादा हम रियासत को कहना चाहते हैं कि आप इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन ले ताकि बलूचिस्तान में एक अमन हो। सही है। अभी बहुत से लोगों को तो कैफे किरदार पर पहुंचाया भी गया है। बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि पिछले 15-20 साल पहले के जो हालात थे, आज के हालात तो बहुत फ़र्क हैं और बहुत बेहतर हालात हैं। अब आप वहाँ पे बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं, वो चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो तंजीमें हैं या जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की आर्मीज़ बना रखी हैं, जिसकी रियासत पाकिस्तान में और आईन पाकिस्तान के मुताबिक इजाज़त नहीं है, वो खुलेआम आम लोगों के, मासूम लोगों के कत्ल की ज़िम्मेदारी भी कबूल करते हैं। तो फिर रियासत उनको छूट कैसे दे सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो इस कैंप में लोग मौजूद हैं, ये मुतासरा लोग हैं। एक और कैंप भी इस्लामाबाद में लगा हुआ है। यकीनन वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग मिसिंग पर्सन हैं। अगर कोई बेगुनाह उठाया गया है तो यकीनन उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी तो कोई खिलाफ ही नहीं है। अगर कोई बेगुनाह शख्स ऐसा उठा लिया गया है और उसकी जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल जो है वो ट्रीटमेंट हुई है, तो यकीनन वो मुतालबा भी दुरुस्त है। लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं, जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए हैं, ये भी तो अपना खून अपने किसके हाथों पे अपना खून तलाश करें, ये भी तो उसी खून के मुतलाशी हैं। डॉक्टर इरफान मेरे साथ मौजूद हैं। आप जर्नलिस्ट हैं और बलूचिस्तान में इन सारे ऐसे बहुत से वाक़यात को कवर कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बतौर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, किसका मुतालबा ठीक है, कौन जो है वो यहाँ पर सही तौर पर जो है वो अपने मुतालबात को लेकर आया हुआ है, और किसके ग्रीवेंसेस को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? असदुल्ला खान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने बलूचिस्तान पे सिर्फ 250 से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम किए हैं, चाहे डेरा बुगटी हो, कोलू हो, खुशदार हो, डाडर हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ और मैंने जाके लोकल लोगों की पल्स ना ली हो। तो जैसे ये लोग यहाँ आज दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, इनके प्यारों को शहीद किया गया है, और अलमिया ये है, जो मैं जिस चीज़ की तरफ आपकी स्क्रीन के ज़रिए तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो लोग इनके प्यारों को मारते हैं, उनके लिए तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी बात करती हैं, उनके लिए मीडिया के कुछ नाउन चेहरे भी आ जाते हैं मिसिंग पर्सन्स के लिए, और उनकी कहानी को दिखाने के लिए हर कोई तैयार है। लेकिन जो असल कहानी है, जो सच्ची कहानी है, जहाँ आप इस कैंप में मौजूद आप देख रहे हैं कि किसी के 35 के करके लोग गए, हैरान कौन तौर पर शहीद सिराज रईसानी जब शहीद हुए तो एक उस ब्लास्ट में 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। ये सब बलोच हैं जो आपके सामने हैं। तो मेरा ये अपनी जो फाइंडिंग है इस पूरे जर्नी में, जो मैंने देखी हैं चीज़ें, कि एक इंडियन फंडेड वहाँ लश्कर है जो लश्कर बलूचिस्तान BLA BLF UBA के नाम से ऑपरेट करता है, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। इन लोगों का कसूर ये है कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की आवाज़, इसलिए टारगेट पे हैं, और ये उनके टारगेट पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत को इस वक्त इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए इस धरने में, वो इनकी बात सुने और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं कि अगर उनके लिए जुडिशल कमीशन बन सकता है जो डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, और अगर आप मतलब जो यहाँ गिरदोनवा में दूसरे कैंप्स वगैरह लगें तो उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनके कमांडर अल्लाह नज़र से जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं। तो इससे बड़ा सबूत क्या है? यानी अगर यहाँ इनमें से किसी की रियासत के किसी हुक्मरान के साथ भी तस्वीर हो तो वो ववेला मचाते हैं, और दूसरी तरफ सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनकी दहशतगर्दों के कमांडर्स के साथ तस्वीरें हैं, और वो फिर भी बड़ा बाबंगे दौल यहाँ बैठ के
वो रियासत को भी ब्लेम कर रहे हैं, वो इनको भी बुरा भला कह रहे हैं, इनके शोधा की वो जो तकद्दस है उसको भी पामाल कर रहे हैं। तो मैं आपके रेफरेंस तवस्सुत से गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि गवर्नमेंट आगे बढ़े, इन शहीदों की आवाज़ सुने, इनके मिसाइल हैं उनको देखे, और उसके साथ साथ जो इनका सबसे बड़ा मुतालबा है कि जिन्होंने हमारे प्यारों को मारा उनके लिए सोचते, और हम जो भाई जो मारा गया और बेगुनाह मारा गया उसका इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान थे, वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं और बहुत से प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, बहुत से वाक़यात के यानी शाहिद हैं, बहुत सी फैमिलीज़ के साथ के राब्ते में हैं और बहुत सारी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनकी स्टोरीज़ को ये कवर कर चुके हैं। और हमने देखा कि अभी एक शख्स हमें मिले जो कह रहे थे कि उनके घर के 35 अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में मारे गए हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको टारगेट करके मारा गया है क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। तो इनके साथ भी उस वक्त तक इंसाफ नहीं हो सकता जब तक इनके प्यारों को मारने वालों को कैफ़े किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। यही इनका मुतालबा है और मेरा ख्याल है इनका मुतालबा भी बड़ा जायज़ है। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।